हिंदी साहित्याकाश के कुछ चमकते सितारे समय की गर्द में आकर धूमिल पड़ने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। उन्हीं साहित्यकारों में एक नाम है निरुपमा सेवती जी का। पाठकों ने भी धीरे धीरे उन्हें भुला दिया। उनका कोई भी चित्र गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिला। आज सुनिए निरुपमा सेवती जी की लिखी हुई कहानी विमोह। वे दोनों ही परेशान थे। पिता के प्रवास का समय लंबा होता जा रहा था और उन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों तक तो उन्होंने बड़े सब्र से काम लिया था, बल्कि बहू ने तो बड़े लाड़ चाव से सास ससुर के प्रति अपने सेवा भाव की प्रस्तुति की थी। लेकिन सहने की भी कोई हद होती है। उसके विचार में सास ससुर को उन लोगों का जरा भी ख्याल नहीं, बस अपनी ही सोचते हैं। पति रसोई में आए तो पत्नी ने दबे स्वरों में पूछा था, कुछ पता चला? क्या प्रोग्राम बना फिर? टिकट ले आए पापा? हफ्ते तक चले जाएंगे क्या? पति थोड़ा भीरू किस्म का था और कुछ ये भी कि अपने माँ बाप को लेकर बेहद परेशान होने के बावजूद बाहरी तौर पर वो नालायक बेटा नहीं ही दिखना चाहता था। पर बड़ी मुश्किल से जरा डांट भरे स्वर में जवाब देने का प्रयत्न करते हुए बोला था, रात को बात करेंगे। पत्नी थोड़ी आश्वस्त हुई और स्वयं ही बड़बड़ाती हुई पकते हुए चावलों की तरफ केंद्रित हो गई। तुम्हारे पापा को तो ज़्यादा पानी में पके जुड़े जुड़े से चावल चाहिए। रीतू ने तो चावल देखने तक छोड़ दिए हैं। कहती है तुम तो मम्मी जंगलियों की तरह चावल पकाती हो। पति कुछ भी उत्तर न दे वहाँ से खिसकाया था। ड्राइंग रूम में पापा बैठे थे। उनकी ओर न देखता सा सीधा दरवाजे तक पहुँच गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ की आवाज़ सुनी थी। 2 घंटे में लौटूंगा, जल्दी से कहकर बाहर निकल गया था और अपने बेटे को चला गया देख फिर एकटक खिड़की के बाहर दृष्टि थमी। आसमान पर बीत रही संध्या की लालिमा बिछी है। इससे भी कहीं बहुत दूर दृष्टि थी। वहाँ क्या हो रहा होगा इस वक्त? मन में ऐसे विचारों की उमड़ती रेलपेल है। आसमान तो ऐसा ही होगा, पर इतना धुंधला तो नहीं और ऐसा शोर भी नहीं। शांत चमकीला होगा। सब कुछ इस वक्त तक ढोर डागर चराने वाले लौट चले होंगे। रास्तों पर होगी उनके खुरों से उठती धूल। बड़ी अजीब सी खुशबू होती है। उस धूल में भी किसी अपनापन की खुशबू। और कांता का जिस्म झुरझुरा आया। मन में अटका कोई स्मृति। ऐसे तो पगला जाएगी। अभी ही वो कैसी ना होने वाली बातें सोच रही थी। भला अब वहाँ कैसे मीठी धूल उड़ेगी? जानवर बेचारे कब से तड़प रहे होंगे। कुछ ठीक ठीक खबर भी तो नहीं मिल रही। कोई खत भी नहीं लिखता। पर अब तक तो कोई रहा भी होगा वहाँ, या सब भाग ही आए होंगे और बिना किसी जिस्मानी पीड़ा के भी एक दर्द रोम रोम में बिन सा गया था और मुख से बेमतलब की कराह निकल गई थी, जिसे सुन अखबार में सिर फेंक गुम बैठे कांता के पति ने पूछ लिया था, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही थी। हाँ, क्या वजह है? अपनी कमीज़ की आस्तीन को ऊपर चढ़ाते कलाई पर झांकती बचपन की साथिन घिसी हुई रिस्ट वॉच को घूरते कांता के पति ने कहा था, 7 बजने में 20 मिनट। अच्छा, हाँ, मैं ये सोच रही थी वहाँ होते तो इस वक्त खाना परोस रही होती मैं। उसके पति झल्ला गए। अरे, तुझे बस यही काम रह गया है? एक एक मिनट का हिसाब रखते रहना। वहाँ होते तो नाश्ता कर रहे होते, अब कोऑपरेटिव से दूध ले आती, अब मुर्गियों को दाना डाल देती। भाई गया सब भाड़ में। तो अब हर वक्त क्यों खुद भी चिंता करना और दूसरों की चिंता को बढ़ाना? कांता ने देखा कि पति ने बड़े जोर से अखबार पटका है। दिल पहले से ही कमज़ोर पड़ रहा था और भी सहम गया, पर करे भी क्या और कहे भी किसे? फिर विपत्ति अकेले उन पर ही तो नहीं। ये सूखे की आग तो सबको ही झुलसा गई है। और पति तो कहते हैं शुक्र मनाओ 2 बेटियों के अलावा एक लड़का भी है, वरना भरे बुढ़ापे में क्या बेटियों के घर काला मुंह करने जाते? बेटा है तो गुजर भी हो गई। पर यह भी है कि वो बार बार सोच लेती है, काश इस तरह से यहाँ ना आना पड़ता। इतने साल पति अपने उसूलों पर चलते रहे। 2 साल पहले वो शुगर मिल बंद हो गई, जहाँ इतनी उम्र तक असिस्टेंट मैनेजर बने रहे। काम बंद होने पर भी जैसे तैसे वहीं दिन काट ही रहे थे। गांव का पुराना छप्पर ही सही है तो अपना घर,
बेटे के पास नहीं जाएंगे, जिससे बिना बताए इस सरोज से अपनी मर्जी की शादी तक कर ली। हमसे पूछता तो क्या हम मना कर देते, पर बड़ों की इज्जत बढ़ाने का कोई ध्यान ही नहीं। तो बस पति को गर्व था अपने बेटे का मोहताज ना होने का। अगर बेटा स्कॉलरशिप लेकर खुद ज़्यादा पढ़ लिख गया है, इतना खुद मुख्तार समझता है अपने को, तो ठीक है, फिर दूर दूर का प्यार ही अच्छा, कभी कभार मिलाया करेंगे। और कांता ने अपने पति के विचारों को ही सर्वोच्च मान बेटे के प्रति अपनी ममता पर संयम चढ़ा लिया था। 5 बरस पहले छोटी की शादी पर नरेंद्र परिवार सहित आया, पर मदद खास नहीं मिली उससे, तो नरेंद्र के पापा बिगड़ गए थे। पर जब नरेंद्र लौट गया तो फिर वही गूढ़ करुणा भरे स्वर थे उनके। सचमुच नरेंद्र का गुजारा भी मुश्किल से चलता होगा। काश मेरे पास इतना होता कि उसकी मदद कर देता। और अब 4.5 साल बाद बेटे के यहाँ रहने आ गए, और जाने कब तक चलेगा ये सिलसिला, कुछ समझ में भी तो नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता। एकदम भरभराहट में स्वयं से ही कहे शब्द तक जैसे करहा गए हों। इस बार नरेंद्र के पापा गुस्से में नहीं, बल्कि जैसे उसकी कराह में शामिल हो गए हों। कांता, छोड़ सारे किस्से को, बेटे के घर का सुख देख। इस आखिरी उम्र में हमें ये सुख भी आखिर मिल ही गया। कांता ने एक लंबी सांस खींची थी। वक्त का तो एक एक पल भारी हो जाता है इस बड़े शहर में। वहाँ हो तो पास पड़ोस कहीं भी घूम आओ, साथ ही 100 काम हाथ में करने को रहते थे। रसोई में भी बहू कोई काम नहीं करने देती, इतना बुरा मान लेती है कि डर लगता है वहाँ की कोई भी चीज़ छूते हुए। इसलिए तो जी एकदम घबरा गया है। मेहमान बनकर घर में रहा नहीं जाता। वो क्या करे कि मेहमान न बनी रहे, यहाँ का ही हिस्सा बन जाए, पर कोई तरीका हाथ नहीं लगता था। वो उठी और संध्या पाठ करने लगी, क्योंकि खुद को घोर निराशा से बचाने का इससे अच्छा और कोई ढंग उसे समझ में नहीं आया था। यहाँ एकदम एकाग्रचित्त होकर संध्या पाठ की सुविधा नहीं, पर वो इसके लिए बालकनी में आ बैठी थी। राधा नाथ ने अपनी पत्नी को व्यस्त हुआ जान अखबार में घुसे रहने का नाटक बंद कर दिया था, और वो भी किसी ठोस काम की तलाश में लग गए थे, पर कुछ सूझ नहीं रहा था। शाम आधा घंटा बाहर के पार्क में चहलकदमी कर आने का क्रम पूरा हो चुका था। उन्हें खाली बैठने की आदत बिल्कुल नहीं थी। इस उम्र में भी कोई ना कोई काम हाथ में लिए ही रहते। एकदम से अपने खास साथियों की याद आ गई थी। सब अपने अपने सहारों पर आश्रय पा गए हैं, पर इस नगर में साथियों में से कोई नहीं आया। वे लोग शाम नहर के उस पुल पर काटते थे, जो अब सूखी पपड़ियों में बढ़ती सिर्फ कटीला रास्ता बनकर रह गई थी। पहले वहाँ खूब बातें होती, गांव की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक। बड़ा आनंद मिलता, पर अब सब कुछ बिखर गया। सारे लोग एक हाहाकार में भाग चले घरों को छोड़कर। खाने को ही ना मिले तो इंसान कितना विवश हो जाता है, इसे उन्होंने पहली बार जाना था। वे उसूलों के कट्टर कितने गर्वोन्मत्त बने रहते, पर अब आत्मसम्मान को सबसे बड़ी पूंजी मानने वाले सिद्धांत कहाँ गए, किधर गए? बड़ी बुरी तरह अपनी नज़रों में शर्मिंदा होते हैं, पर अब वे भावनाएं भी ख़त्म हैं। 4 महीने तो हो गए सब छूटे छाटे, अब तो खुद को अनुकूलित करने का सवाल ही बच रहा है। अंधेरी होती शाम को भरपूर नज़रों से देखा था उन्होंने। जो कुछ करता है अच्छा ही करता है परमात्मा। इस पर एक विचार के सिवा अब कुछ ज़्यादा सोचना तक भी व्यर्थ हो गया। इस समय भी वे मन को यूं ही समझाते हुए सारी विकट स्थिति की याद भुला देना चाह रहे थे। चलो फिर भी बहुतों से अच्छे हैं। अगर भिखमंगों की पातों में बैठे होते वे भी, तब भी वो क्या कर लेते। गांवों से उजड़कर आए अच्छे खाते पीते लोग भी किसी शक्ल में ही सब स्वीकार कर रहे हैं, मांग रहे हैं संरक्षण। नहीं जी, औरों से बेहतर स्थिति में ही हैं वे। दोस्तों के साथ बाहर जाते हुए अपने नन्हे पोते अज्जू की ऊंची आवाज़ सुन उनको ध्यान आ गया कि उनकी पोती तो इस वक्त भी दूसरे कमरे में पढ़ रही है। एसएससी की परीक्षा देनी है उसे, चलो उसे ही पढ़ा दें कुछ देर। लेकिन फिर खुद को डपटा था, उसकी पढ़ाई का स्तर पल्ले भी पड़ेगा क्या? तुम उजट देशी शिक्षा प्राप्त उन किताबों को क्या समझोगे? कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या काम करें। और थके हारे से दूसरे में अपने प्रति सम्मान जमाने को मजबूर कर देने वाली गंभीर भाव भंगिमा चेहरे पर ओढ़
सामने की अलमारी से बेटे की पुस्तकों में से अपने लिए 1800 के अंतिम दशक का एक क्लासिक नुमा नॉवेल छांट पढ़ने बैठ गए थे। पर उनके लिहाज से वक्त बैलगाड़ी की रफ्तार से भी धीमा चल रहा था। थोड़ी देर में ऊब कर किताब पटक कांता से ही बातचीत करने बालकनी में आ गए। थे तो दोनों चुप, पर बैठे तो थे एक साथ। और कांता को यूं लगा था कि 32 वर्ष के इस वैवाहिक जीवन में इन दिनों पहली बार ही वो पति के इतना निकट है। उन दोनों की पीड़ा इतनी एक तो कभी नहीं हुई। पहले जब कभी कोई अव्यवस्था घर में होती तब या तो पति उस पर दोष लगा देते या वो खुद उन पर, लेकिन अब कोई किसी पर दोष भी नहीं देता। सब कुछ घटित हो रहा है और वे दोनों चुपचाप सहदर्शक बने एक दूसरे को इतना समझ बूझ रहे हैं कि कुछ कहने सुनने की भी गुंजाइश ही नहीं। तभी घंटी बजी थी। सरोज ने आकर दरवाज़ा खोला और शोर का पूरा धमाका करती वे तीनों चारों लड़कियां अंदर आई थीं, जिनमें से एक बहू की बहन निशा थी और बाकी उसकी सहेलियां। कुछ देर बाद बहू तो भीतर रसोई में चली गई और लड़कियां रीतू के साथ चपड़ चपड़ का शोर मचा रही थीं। कांता ने बालकनी से उचक कर लड़कियों को देखा था और फिर पति के पास बैठी कभी आसमान में नए उगे तारों को देख लेती तो कभी सड़क की ओर देखने लगती। राधानाथ दरवाजे के निकट थे, लगातार शोर मचाते, बीच बीच में उठते ऊंचे स्वर ज़्यादा सुनाई देते थे। हाय रीतू, इतनी बुक वर्म न बन। निशा के स्वर सबसे ऊंचे थे। हाय, मैंने लास्ट स्कोर नहीं सुना, कितना था? हाँ, तू किताबों में सिर मारा कर, इसका मतलब शाम से घुसी हुई अपने कमरे में ही। स्कोर तो बहुत बढ़िया था, 290 रन का। हाय, हम तो सारा दिन टीवी के सामने से हिले नहीं, कॉलेज से भी बंक, पर तू तो जरूर स्कूल गई होगी। फिर ऊंची आवाज़ की हिलोरें लिए मस्ती से बोले जा रही थी। राधानाथ को इन बातों ने फिर से याद दिला दिया कि वे भी रोज़ स्कोर जानने तक की बातें भूल जाते हैं और कभी उन्हें क्रिकेट के टेस्ट मैचों में इतनी दिलचस्पी हुआ करती थी कि कान रेडियो पर से हिलते नहीं थे। हमेशा सोचते ही रहे कि कभी ज़रूर प्रोग्राम बनाएंगे, जब टेस्ट मैच चल रहे हों तभी बेटे के यहाँ जाएंगे। पर सोचना सिर्फ सोचना ही बना रह जाता है और अब जब यहाँ हैं तो ऐसे आए हैं कि सारे शौक़ एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। और अब तो कुछ ऐसा हुआ है कि अपने किसी छोटे से शौक़ को प्रकट करने की बात भी अपराधी सा महसूस करवा जाती है। बेटा बहू क्या कहेंगे? एक तो इतनी मुसीबतें और ऊपर से अब तक मन का उत्साह युवा सा ही है। और इन दोनों उन्हें अपने मन को भी नितांत वृद्ध दर्शा देने का काफ़ी अभ्यास सा होता जा रहा था। कुछ देर अपने में गुम रहने के बाद कान फिर दूसरे कमरे की ओर ही फेर लिए थे। लड़कियों को इतने मज़े लेकर क्रिकेट की बात करते उन्होंने कभी नहीं सुना था, इसलिए रुचि उन लोगों की बातों में और भी बढ़ गई थी। पर अब बातें शायद खेल से ज़्यादा खिलाड़ियों की हो रही थी। हाय, लुइस की स्माइल कितनी प्यारी है। ग्रेग की ज़्यादा, उसके बाल भी कितने सिल्की हैं। बट कैन यू इमेजिन हाउ कैन वन किस हिम? सीढ़ी लगानी पड़ेगी। फिर एक खिलखिलाता हुआ जोरदार ठहाका। राधानाथ ने ये सब अनसुना कर दिया हो, यूं नीचे सड़क की ओर देखने लगे थे और उन्हें इत्मीनान हुआ कि कांता अपने में तल्लीन है। वरना 10वीं तक पढ़े होने से अंग्रेजी समझ लेती है, सुन लेती तो यहाँ के वातावरण की आदी ना होने से आजकल की लड़कियों के किस्सों का फसाना खोल देती, जो खचखचबाजी उन्हें पसंद नहीं। पता है, कुछ लोगों ने 1-1 रुपया लगाया है टीवी देखने का, मैंने भी दिया है। चलो अच्छा है, इस बहाने तूने रिलीफ फंड में कुछ दिया तो। ओ याद आया रीतू, तेरी ग्रैनी अभी यहाँ है कि वापस गई? फिर झट से दूसरी सहेली पूछ रही थी। बहुत से लोग तो अपनी अपनी जगह गांवों से वापस भी जा रहे हैं, इन लोगों को मदद नहीं मिली? श्श, रीतू ने उंगली मुंह पर रखी, फिर ऊंची आवाज़ में बोली, अभी नहीं जाएंगी ग्रैनी, अभी तो हमारे साथ रहेंगे। और पता नहीं क्यों सचमुच ही दादी के साथ लाड प्यार करने का मन हो आया था रीतू का। लड़कियां गईं तो वो बालकनी में आई और बड़े लाड़ से ही बोली थी, ओ ग्रैनी, मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं सिखाया, प्रॉमिस किया था। आराम कुर्सी पर बैठी कांता अधमुदी आंखें खोल उठते हुए हल्के से मुस्कुरा दी। अपनी मम्मी से कह, अच्छी ताज़ी बहुत सी गाजर मंगवाएं, सिखा दूंगी। कांता को भी रीतू पर बेहद प्यार आ रहा था। उसके सिर पर हाथ फेरती बोली थी, अरे तू तो इतनी दिमाग वाली है,
तुझे तो मुश्किल काम सीखने में भी कोई देर ना लगे, तो इसमें क्या रखा है। तभी रितु की मम्मी कमरे में आ गई थी। वहीं से आवाज़ देती बोली, खाना लगा दिया है। उनका भोजन पहले ही निपटा लिया जाता है। ठीक भी है, वे लोग देर से खाना खाने के आदी नहीं। कांता और राधानाथ भोजन करने आ बैठे। पूरा खाना परोस बहू तो चली ही गई थी। खाना खाते हुए कांता ने पति से कहा था, बहू कुछ काम नहीं करने देती, मुझे अजीब सा लगता है, रोज़ रोज़ मुफ्त बैठ रोटियां तोड़ना। हाँ तो बहू बेटे का सुख देखो। राधानाथ ने हंसकर पत्नी की बात को साधारण बना हल्का कर देना चाहा, पर जानते वे भी थे कि बहू अपनी जमी हुई गृहस्थी में हल्का सा दखल भी नहीं चाहती। फिर उन्हें भी सहसा वही ध्यान आ गया, वे भी तो मेहमान ही हैं। यही स्थित है उनकी यहाँ, जिन्हें कुछ दिनों बाद चले जाना होता है। कुछ तो सोचना होगा। आज भी खाने के बाद हाथ धोकर पहुँचते हुए यही सोच रहे थे। कांता दूसरे कमरे में चुप रहकर लेटने वाला आराम करने लगी और वे भी वहीं आराम कुर्सी पर बैठे यही कुछ सोचे जा रहे थे। कुछ तो करना होगा, इन लोगों पर बोझ हो गया लगता है। कभी वो कहती, बच्चों के इम्तहान सिर पर हैं, पढ़ाई ठीक नहीं होती। वे भी सोचते, हाँ भाई, छोटे छोटे 2 कमरों में उनके आने से काफ़ी भीड़ हो गई है और यहाँ तो 11 बजे तक ज़िंदगी दौड़ती रहती है, जबकि वे दोनों 9 बजे ही इस एक कमरे की बत्ती बुझा यहाँ सो जाना चाहते हैं। इन लोगों के परिचित ड्राइंग रूम में आ बैठते हैं तो बच्चों को कहीं अलग से बैठने की जगह नहीं मिलती। हाँ भाई, यहाँ की व्यवस्था में गड़बड़ी सी आ गई थी। और फिर दूसरे खर्चे भी बढ़ गए हैं इन लोगों के। पर गांव में स्थित संभली ही कहाँ है, कुछ संभल भी जाए तो भी वो जगह थोड़ी सूनी सी लगने लगी है। अपना घर तो भुतहा सा ही लगता है, तबीयत नहीं होती वहाँ जाने की। तुलना में ये भरा पूरा घर आखिर मोह उपज ही गया है हंसते खेलते परिवार में रहने का। जानते हैं, कांता कहती नहीं है, पर इसके मन में भी यही है। सोचती है कुछ कहेगी तो मैं बात काट दूंगा या सिद्धांतों का हवाला देकर नाराज़ होऊंगा। बेशक अपने वहाँ के जीवन की याद भी आती है इसे, लेकिन फिर भी यहाँ का मोह पलड़े में कुछ भारी ही बैठता है। पर यह भी है कि कुछ सोचना होगा। अव्यक्त तनाव बढ़ता सजा रहा है। इन लोगों की अपनी व्यवस्था में इतनी गहन आसक्ति है कि उसमें जरा सा भी हेर फेर ज़्यादा नहीं सह सकेंगे। कुछ सोचना तो पड़ेगा ही, पर कैसे। और वे सोचते सोचते ऊँघने से लगे थे। सो जाइए ना, क्या बैठे बैठे ही नींद लेंगे। अरे हाँ, राधानाथ बिजली बुझाकर लेट गए। ड्राइंग रूम से उठती आवाज़ों की ध्वनियाँ भी कांता को गर्त में सोई सी लग रही थीं। आंखें मूंदे बहुत दूर चली गई थी और कानों में थी सिर्फ वहीं की आवाज़ें। सब सूना होगा, कई प्यासे जानवर सामने ख़त्म हो गए थे। अब वहाँ जाएं तो कैसा होगा वहाँ का रूप। सुनते हैं थोड़ी मदद मिलती है, पर क्या वो जीवन कहलाएगा। भयावह सुनसानियत हवाओं में मंडराती होगी। अब एक सूनी निष्प्राण तस्वीर ही सामने खिंचती जाती है। बहुत देर बाद रीतु कमरे में आई थी और टेबल लैंप ऑन कर पढ़ने लगी। कांता उस हल्की रोशनी वाले अंधेरे में दूसरे बिस्तर पर लेटे अज्जू का मुंह देख रही थी। वो कुछ देर पहले आया और यहाँ लेटते ही गहरी नींद में सो गया था। कितना प्यारा बच्चा है, एक उज्ज्वल चेहरा, 10 साल का था, बिल्कुल ऐसा ही था नरेंद्र। और कांता के मन में उमड़ती हुई बड़ी खुश सी रुलाई भरभरा आई थी, जैसे आँखों से ही 100 आशीर्वाद बिछा दिए हों अज्जू पर, इस छोटे नरेंद्र पर। सुबह से ही वही सारी बातें घुमड़ती रहीं नरेंद्र के मन में। छुट्टी का दिन था, ऑफिस में तो था नहीं। घर में रहने से हर दूसरे पल सारी स्थिति की रूपरेखा मस्तिष्क उलट पुलट कर गढ़ता रहा। रात को घर भर की चुप्पी में साथ लेटी सरू ने धीमे शब्दों में कहा था, मुझे तो बड़ी घबराहट है। आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो जाने 2 साल तक रहें तो क्या ऐसा ही चलेगा। हैव पेशेंस सरू। अब वो भी जरा मुक्त होकर बात कर रहा था, क्योंकि निश्चित था कि वो कमरा काफ़ी दूर है जहाँ माँ बाप सोए हुए थे। मैं कल बात क्लियर करूँगा। करनी ही होगी, पापा के पास काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, तुम्हारे दादा की कमाई, फिर अपनी सारी उम्र की, कुल मिलाकर काफ़ी होगा। आखिर बच्चों के ही काम आता है ना। अगर इन्हें जाना ही नहीं तो फिर अच्छा ही है, हम बड़ा फ्लैट खरीद लें। कब से सोच रहे हैं, कुछ तो काम बने। सरू बहुत देर तक धीमी धीमी वाणी में ऊंच नीच समझाती रही और नरेंद्र को भी काफ़ी रोष सा आता गया।
सचमुच उसके माँ बाप ज्यादती कर रहे हैं? वे तो दो ही हैं, ज़रूरतें भी उनकी कम, इधर अपना पूरा परिवार है जिसका भविष्य अभी आगे फैला है, और ये अतिरिक्त बोझ। यूं विचार करते करते पत्नी की बाह पर बाह टिकाए जाने कब सो गया वो। और अब सुबह से इसी बात को सोचते हुए निष्कर्ष यही निकाल पाया है कि बात पापा से नहीं करनी चाहिए। माँ का चेहरा तो पिघलता सा बहुत जाना पहचाना हो जाता है, जिनके सम्मुख सारी बातें कही जा सकें। पर पहला वाक्य क्या होना चाहिए? अब आप गांव चले ही जाइए, फिर ज़्यादा गड़बड़ हुई तो फिर बुला लेंगे। ना ना, ये भी स्वयं की नीयत को बहुत फूहड़ ढंग से कह देने वाली स्पष्टता हो जाएगी। शाम गहरी हो रही थी। पत्नी चाय का प्याला हाथ में थमा गई, साथ ही धीमे से पूछा, बात की? अभी कहाँ? फिर कुछ और कहे बिना सरू बिखरा बिखरा सा चेहरा लिए चली गई थी। आधे पौने घंटे बाद फिर उसने सूचना दी थी, रीतू, अज्जू और मैं साथ वाली मिसेस वर्मा के यहाँ टीवी पर पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो जाओ, मैं नहीं चलूँगा, मूड नहीं है। फिर अचानक ही उसे पापा का ख्याल आया था। दूसरे कमरे में जाकर उनसे कहने लगा कि वे भी फिल्म देख आएं। कांता हंसने लगी, अब हमारी क्या उम्र रह गई है, तुम लोग देख आओ। राधानाथ फिर जोर से हंस दिए थे, भाई यही है हमारे यहाँ बुराई, बूढ़े को 10 साल पहले ही घोर बूढ़ा बना दिया जाता है। इन बातों में कुछ नहीं रखा रह गया, चलो जी तुम भी। पर कांता नहीं राजी हुई। नरेंद्र इस बात को जानता भी था कि माँ नहीं जाएंगी। कुछ ये भी है कि पड़ोसियों के यहाँ जाने में झिझकती भी हैं। बाकी सब चले गए। माँ कमरे में ही थी और वो बालकनी में आ बैठा, सिगरेट फूंकता रहा। सड़क की नीली बिजलियों पर नज़र दौड़ाता और फर्राटे से दौड़ते वाहनों को घूरता बात की शुरुआत का सिरा तलाशता रहा। कोई आरंभिक छोर नहीं मिला तो फिर से स्थिति का मानसिक निरीक्षण करने लगा और अपनी परेशानियों के सम्मुख इन लोगों की उलझनें गौढ़ी लगने लगी उसे। ये लोग बात को ज़्यादा ही तूल दे रहे हैं। गांव की हालत सुधर गई होगी, अब तो इन्हें लौट जाना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए। सचमुच सरू ठीक ही सोचती है कि बुढ़ापे में शहर का चस्का लग गया है इन्हें भी। अब ये इस जगह को छोड़कर नहीं जाने के। एक तैश फिर दिमाग में जलने लगा और जल्दी से माँ के पास चला आया था। माँ ने बड़े प्यार से पलंग पर पास बैठने का संकेत करते हुए कहा था, आ बैठ ना, बड़ी मुश्किल से तो मुझे थोड़ा सा खाली वक्त मिलता है, वैसे तो तुमसे बात करनी मुश्किल हो जाती है। वो फीकी सी हंसी हंसा था, मन में भय सा कि शुरुआत का सिरा हाथ से फिर खिसक रहा है। थोड़ी रुखाई बरत गया। यहाँ तो दम मारने की फुर्सत नहीं रहती, एक एक पैसे के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, पर फिर भी पूरा नहीं पड़ता। हाँ, मैं देख रही हूँ कितना दुबला हो गया है। पता है, जब तू 18 साल का था तेरी ऐसी तंदुरुस्ती थी कि रोज़ नज़र उतारनी पड़ती। ओ माँ, फिर वही घोर पुरानी बातें ले बैठी। बात बचपन तक भी जरूर पहुँचेगी, जो दिन उसके लिए एकदम धुंधले हो चुके हैं। और सचमुच माँ उन्हीं बातों तक पहुँच भी गई थी। कितनी सौम्य लकीरें उस चेहरे पर खिंची चली जा रही थीं, मानो उसकी पिछली आकृति की, व्यवहार की एक एक छवि उन तरल सी दिखती आंखों में खिंची हुई हो। ओफ, सब फिर से मुश्किल हो गया है। उसने चेहरे को एकदम से रुक्ष बनाने का प्रयत्न किया। नरेंद्र, एक दिन हम सब इकट्ठे फ़ोटो खिंचवाएंगे। तेरे पापा को भी बहुत शौक़ है, कह रहे थे 15 साल हो गए हमारा कोई फैमिली फ़ोटो नहीं खिंचा। अंत में माँ की ये बात सुनकर उसे जैसे अपने मस्तिष्क को मन के अनुरूप चलने का आधार मिल गया हो। हाँ देखो ज़रा, पापा को फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ भी चढ़ रहा है, पर बेटे के लिए क्या करना है ये कभी पूछा पाछा ही नहीं। क्या बात है? एक लंबी चुप्पी के बाद धीमे से इतना कह फिर वो सब कुछ जल्दी से ही कह गया था। कांता की झटके से आंखें कपकपाई थीं और वो खोखली सी आवाज़ में यही कह सकी थी, नरेंद्र, तू इतना पैसा मांग रहा है, इतना पैसा तेरे पापा ने शायद पिछले सालों में कमाया भी नहीं होगा। पर हमें ज़रूरत है ना माँ, बड़ा फ्लैट लेंगे तभी गुजारा हो सकेगा। कांता ने अविश्वसनीय दृष्टि से उसे देखा था, फिर दूसरी ओर दृष्टि घुमाकर सारी बात समझने के ढंग से सिर्फ एक ओह ही उसके मुंह से निकली थी। नरेंद्र उंगलियां चटकाता बैठा रहा। अब उसे माँ के ही कुछ बोलने की प्रतीक्षा थी, पर कमरे की निस्तब्ध चुप्पी को चीरते सड़क से उभरे तेज हॉर्न की आवाज़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा था। चुप हो गई है माँ,
पापा से रुपये के लिए नहीं कह सकती होगी, और 20-30 हज़ार रुपया तो मामूली जमा पूंजी होती है। अब और किसके लिए संभाल के रखेंगे ये लोग। पर इस बारे में बात करना व्यर्थ है। ये तो स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि रुपया है भी, लेकिन ये भी है कि किसी किनारे बात लगी भी नहीं। बात ठहर सी गई है, और जिसे उसकी जगह से हिलाना बहुत ही थका देने वाला है। माँ कुछ बोले तो ये ठहराव भी टूटे, पर बोलना भी क्या। माँ तो अपनी उस निराशा और दुख की मुद्रा से पीछा छुड़ा फिर बड़े चाव से कुछ और ही कह रही थी। नरेंद्र, पता है रीतू मुझसे गाजर का हलवा बनाने को कह रही थी। उसे बड़ा शौक है हर चीज़ सीखने का, खूब पढ़ाना इसे, बड़े तेज़ दिमाग की लड़की है। नरेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पुरानी सी माँ लड़की को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की बात कहेगी। तो शहर की रंगत चढ़ी रही है, नए विचार बने हैं, तो दूसरी ओर बड़े शहर की बातों के लिए भयंकर मोह भी बढ़ा होगा। वो फिर कह गया, गांव में हालत तो सुधर रही है, कल ही मैंने पढ़ा, बहुत लोगों को मदद मिल रही है, पर लिखा हुआ था कि कई लोग ऐसे भी हैं जो वापस जाना चाहते ही नहीं, कहते हैं यही जगह पसंद आ गई, यहीं रहेंगे। इतना सब कह जाने के बाद माथे पर खिंचाया पसीना पोंछ जल्दी से कहा था, मेरा ख्याल है मैं भी फिल्म देख ही आऊँ। हाँ जाओ ना। दरवाज़ा बंद होने की धमाकेदार आवाज़ सुनी थी, और यूं अकेले होते ही कांता की इच्छा हुई थी कि खूब जोर से जी भर के रो ले। शहर का मुंह और उन्हें, कहीं ये लड़का इस बात को अपने पापा से न कह दे। दिल के दूसरे दौरे का डर तो वैसे भी सिर पर लटका रहता है। कैसे सह पाएंगे ये कि बेटा उन्हें कितना गलत समझ रहा है। वो मानो चीख कर बेटे से कह देना चाहती थी, मुँह तो तुम्हारा ही है बेटे, पर यह मुँह भी कुरूप दिख रहा है। दिमाग की सारी नसें क्रियाविहीन शून्य सी होती जा रही थी। तभी घंटी की तेज आवाज़ सुनाई दी थी। सारा रोना गटक वो घुटने के दर्द को संभालती लड़खड़ाती सी दरवाजे तक पहुंची। अज्जू को लेकर रीतू आई थी। अज्जू सो गया था। उसे बिस्तर पर लिटाकर रीतू फिर फिल्म देखने चली गई, और पलंग पर रहती कांता फिर कमरे की चुप्पी को टटोलती कोई राह नहीं पा रही थी। बहू की शक्ल सामने आई थी, पर उस तक पहुंचना तो एकदम ही मुश्किल। सब देख रेख करते हुए भी चेहरा हंसी विहीन, ऊपरी रख रखाव से उसे झूठा भी साबित न किया जा सके। इतने सुदृढ़ रंग ढंग, और फिर ये नरेंद्र, इसे भी खुद को समझा देना आसान नहीं। वो पथराई सी आंखों से पोते का मुख निहारने लगी। ऐसा ही होता था नरेंद्र, पर तब उस तक पहुंचना कितना आसान था। पर अब घबरा कर कांता ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। वापस लौटना तो संभव नहीं है अभी, और नरेंद्र के पापा चाहते हुए भी इन लोगों की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकेंगे, और बेटा उन्हें कभी नहीं समझ सकेगा। कांता को लगा था कि एक शीतल सा ठहराव पाने के बाद फिर से सूने संघर्ष का दर्दीला खिंचाव जलना शुरू हो गया है। अभी आप सुन रहे थे निरुपमा सेवती जी की लिखी हुई कहानी विमोह। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।